मैं डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा आपका अर्पित रीजनिंग ऐप पर स्वागत करती हूँ आपकी हिंदी की कक्षा में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा सा व्यथित हो रहे होंगे कि क्लास हमें लाइव देखने को नहीं मिल रही है। थोड़ा सी दिक्कतें टेक्निशियल हो रही हैं और कुछ मौसम का मिजाज भी, आज आपकी लाइव क्लास होनी थी लेकिन कुछ कारणों की वजह से नहीं हुई, तो हम इसके लिए प्रयासरत हैं और हो सकता है कल या परसों से आपको ये क्लास लाइव मिलेगी। बात करते हैं हम लोग अपने अध्याय की। हम लोगों का व्याकरण का क्षेत्र चल रहा था, यानी व्याकरण की यात्रा पे थे हम लोग। उस यात्रा का पहला पायदान हम लोग सीख रहे थे वर्णमाला। वर्णमाला में मैंने आपको कल स्वर बताए थे। मुझे उम्मीद है कि कल की चीज़ें आपको समझ में बहुत अच्छे से आई होंगी और क्लियर हो गया होगा। और मुझे ये लगता है कि अगर आप इस तरह से अध्ययन करेंगे तो आपको एक छोटे से छोटे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो उसके कुछ पॉइंट अभी डिस्कस कर लेते हैं कि पिछले हम लोग ने कल की कक्षा में क्या पढ़ा है, तो उसे एक बार देख लीजिए। देखिए, कल स्वर की परिभाषा बताई थी। जिन ध्वनियों को उच्चारण करते समय किसी के सहायता की आवश्यकता नहीं होती उसे स्वर कहते हैं। स्वर के रूप को हम लोग दो तरह से जानते हैं, एक मूल रूप में, एक मात्रा के रूप में। मूल रूप में आपके होते हैं तीन, स्वतंत्र स्वर, मिश्रित स्वर और अयोगवा। और जब हम मात्रा के रूप में जाते हैं तो ह्रीस्व, दीर्घ और प्लुत। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि शब्द निर्माण, वाक्य निर्माण की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा मात्रा का हमको योगदान चाहिए, इसलिए हम लोग अक्सर मात्रा वाला ही भाग पढ़ते हैं। इसीलिए हमारी जबान पर एक ही चीज़ रटी हुई है, ह्रीस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब कुछ आपको महत्वपूर्ण तथ्य बताती हूँ जो इसमें प्रश्न के रूप में आते हैं, वो जान लीजिए। ठीक है, कल मैंने आपको बताए थे, थोड़ा सा एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं 2 सेकंड की और समझ लीजिए। मूल स्वर, यदि अगर कल की आपने क्लास ली है, मूल स्वर कह लीजिए या ह्रीस्व स्वर कह लीजिए, कितने होते हैं? तो हमारे 4 होते हैं। और ये आपके कौन कौन से होते हैं वो भी मैंने बता दिया था। अगर आपने कक्षा 10 की है, ली है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद संयुक्त दीर्घ स्वर, इसी क्रम में चलेंगे हम लोग। संयुक्त दीर्घ स्वर, संयुक्त भी हमारे ये 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ए, ओ क्यों होते हैं? क्योंकि ये 2 स्वरों से मिलके बने होते हैं। तीसरा पॉइंट, दीर्घ स्वर। अगर मात्रा के रूप में पूछ रहा है तो दीर्घ स्वर हमारे 7 हो जाते हैं, इसीलिए मैं शॉर्ट में आपको ब्रैकेट में लिख देती हूँ मात्रा रूप। ठीक है, मात्रा रूप में अगर आप स्वर पढ़ेंगे तो 7 हो जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, ए, ओ। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत कंफ्यूजन होती है और अगर आप वर्णमाला नहीं कायदे से पढ़ेंगे। चौथा पॉइंट था अयोगवा, आपके कितने होते हैं? अयोगवा, ठीक, अयोगवा आपके 2 होते हैं, एक होता है अंगा और एक होता है आहा, जिसे कि अनुस्वार और विसर्ग के नाम से क्रमशः जानते हैं। ठीक है, ये प्रश्न में आ चुका है। अब आता है एक प्रश्न, किस स्वर को स्वर नहीं माना गया है? ठीक है, तो ये भी मैं बता देती हूँ। उच्चारण के आधार पर, ये सब पॉइंट आपके लिए जरूरी है, प्रश्न के रूप में आते हैं। उच्चारण के आधार पर री को स्वर नहीं माना जाता, री को स्वर नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि देखिए इसका उच्चारण ई की तरह होता है, इसलिए उच्चारण के आधार पे इसको स्वर नहीं माना जाता, लेकिन इसकी मात्रा होती है तो लेखन के आधार पे इसको स्वर माना जाता है। ठीक है, और इसी से आधारित है कि अगर आपसे पूछता है कि परंपरा के आधार पे स्वर कितने हैं, परंपरा या कुल, परंपरा के आधार पर या कुल स्वर कितने हैं? तो याद रखिएगा कुल स्वर हमारे 13 है। लेकिन जब हम लेखन की बात करते हैं और लेखन का मतलब हुआ मात्रा से संबंधित, तो जब हम लेते हैं तो उसमें से हम 2 निकाल देंगे, अंगा और आहा को।
तो लेखन के आधार पर स्वर 11 हैं। अब कई बच्चों के प्रश्न होते हैं कि मैडम हम 13 लगाएंगे कि 11 लगाएंगे। मैं आपको चीज़ें प्रैक्टिकल करके बताती हूँ। अगर आप जैसे आपने इसको बड़ी की मात्रा बोला, इसने आपने छोटाओं की मात्रा बोला, ठीक है, इन सब का आपको अब इसका अपना स्वर है, ई है, ऊ है, री है, ए है, ए है। इसको आप उच्चारण करके बताइए, ये कोई मात्रा है? नहीं है। आप इसे कहेंगे बिंदी है, ये डबल बिंदी है, ठीक है, और बिना अ के इसका कोई वजूद नहीं है, तो इसलिए इसको मात्रा नहीं माना जाता है। अयोग व इसीलिए कहा जाता है कि जिसका योग ना हो और साथ वो खड़ा रहे, ठीक। इसका प्रयोग हम लोग अक्सर स्वरों पे दबाव बनाने के लिए करते हैं, जैसा और पंचमा अक्षर को इंगित करने के लिए करते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर लेखन के आधार पे आपको पूछ रहा है तो आपको देना है 11, और परंपरा के आधार पे या कुल पूछ रहा है तो देना है 13। लेकिन अगर प्रश्न में हमारे केवल इतना दिया हो कि स्वर कितने हैं और आपको आंसर में 11 और 13 दोनों दिख रहे हैं, तो आपका उत्तर 11 पे अडिग रहना चाहिए, 13 पे नहीं जाएगा, दोनों जब खड़े हैं तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक और आपका प्रश्न बनता है कि अंगा आहा किसके बाद आते हैं, तो ये एक पॉइंट आप देखिए। अंगा आहा अ के बाद आते हैं। अब ये बात आपको समझ में क्यों नहीं आई, देखिए इसका समीकरण बना देती हूँ। अ प्लस अनुस्वार, तब ये बनेगा अंगा, क्योंकि उच्चारण अ से शुरू होता है। और अ प्लस विसर्ग तो बनेगा आहा। विसर्ग का उच्चारण ह ध्वनि में होता है। बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न हैं, कई बार आ चुका है कि विसर्ग का उच्चारण किस व्यंजना अनुसार होता है, तो आपको पता होना चाहिए विसर्ग का उच्चारण ह ध्वनि के अनुसार होता है। यानी जब हम विसर्ग को उच्चारण करते हैं तो हमें ह ध्वनि सुनाई देती है। रामः, ठीक है, जलः, पतः, पथ्यः, तो इस तरह से हमको अ के साथ अ और ह सुनाई देता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। और भी मैंने कल प्रश्न बताए थे, गुण स्वर कितने हैं, ठीक है, वृद्धि स्वर कितने हैं। और एक चीज जान लीजिए, कभी कभी आंसर में ना 11 स्वर होता है और ना 13 होता है, उसका आंसर 10 सही कर देता है। अगर आपका आता है कि संविधान के आधार पे या मानक स्वर कितने होते हैं, तो 10 होते हैं। वो किस तरह से, 11 में से आप एक री हटा देंगे, जैसे 13 में से अंगा आहा हटाया तो 11 बचे, और अगर एक री हटा देंगे उच्चारण के आधार पे तो 10 बचेंगे। तो आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये कल थोड़ा सा पार्ट था, और भाई हमारी क्लास 1 घंटे की होती है, सो हम लोग इसको उतना ही रखते हैं। सो ये आपको जानकारी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग जो चलते हैं व्यंजन की तरफ, क्योंकि स्वर की प्रक्रिया हमारी समाप्त हो गई है। और याद रखिएगा, स्वरों की जो परिभाषा मैंने बताई अपने दिमाग में खाका रखिएगा कि स्वरों की पुरानी परिभाषाओं को या किसी अक्षर की परिभाषाओं को आप देखिए वो बदल रहे हैं, सेम उस तरह से नहीं है। तो कोशिश ये करिए कि आप नए तरह से जुड़े रहिए। तो ये सारे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं, और मैं आपको पेपर में आए हुए प्रश्न भी कराऊंगी। सो अब बात करते हैं हम लोग व्यंजन की। ठीक है, व्यंजन। अब आप देख सकते हैं व्यंजन की परिभाषा क्या है। जिन ध्वनियों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी कोई भी हमारा अगर अक्षर है तो अगर उसमें स्वर नहीं है तो ये उच्चारण लायक
नहीं है। लेखन के लायक तो है, लेकिन आप इसमें बिना अ लगाए बोलिए तो आप इसे और समझिएगा। कौन सा स्वर अमात्रिक है? ये एक प्रश्न आपके लिए दे के जाती हूँ। कौन सा स्वर अमात्रिक है, आप ये बताएंगे। अमात्रिक आप समझ लीजिए कि आपको इसका आंसर देना है, और आप इसे अगर पढ़ चुके हैं बहुत ध्यान से तो मेरे ख्याल से, क्योंकि देखिए हमारी कक्षा में वो सारे प्रश्न मिलते हैं जो आपके सामने से कहीं ना कहीं गुजर कर मिलते ही रहते हैं, और आप सोचते हैं कि ये कहाँ से प्रश्न आया, सब इसी में से है। बस आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। तो अब व्यंजन की बात करते हैं। परिभाषा मैंने आपको बता दी, व्यंजन के भेद भी पूछे गए हैं। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि बताइए व्यंजन कितने प्रकार के, तुरंत कई आंसर आएंगे, मैडम 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के बेटा हमारे लिए प्रयोग के आधार पे होते, मुख्यतः हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं व्यंजन के भेद 3 पे, वो मैं आपको बता देती हूँ एक डायग्राम बना के। पहला भेद है आपका स्पर्शी, ठीक है, स्पर्शी। दूसरा अंतस्थ, तीसरा ऊष्म। अब आप कहेंगे कि मैडम हम लोग तो और भी पढ़ते हैं, संयुक्ताक्षर पढ़ते हैं क्या? ये नहीं, बिल्कुल है बेटा। संयुक्ताक्षर और द्विगुणी इन्हीं के जरिए है, इसलिए हमको इन्हीं के मूल रूप को जानना है। इसके बाद आते हैं हमारे संयुक्ताक्षर और द्विगुणी। ठीक है, अब आप ये समझिए कि जब आप अगर आपसे कभी पूछा जाए कि व्यंजन के कितने भेद हैं और उसमें 5 भी दिया हो और 3 भी दिया हो, तो आपका आंसर हमेशा 3 सही करेगा, क्योंकि संयुक्ताक्षर और द्विगुणी हमेशा इन सबसे मिलकर बने हुए हैं। उनका अकेले कोई ऐसा अस्तित्व नहीं है कि जैसे क अलग है, ख अलग है, अलग उनका वजूद है। केवल आपका इस पे चलेगा, ठीक है, और ये आंसर होगा। लेकिन जब अगर ये ना हो तब आप 5 लगा सकते हैं। तो इसलिए ये याद रखिएगा, मुख्यतः आपके जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं, और प्रयोग के आधार पे हमारे व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं स्पर्शी की, क्रम से इनकी विधिवत चीजें जान लेते हैं। स्पर्शी हमारे 5 होते हैं, हम बात अभी इसी की करेंगे और इसी पे भी चर्चा करेंगे, इन्हीं सब की। ठीक, स्पर्शी कह लीजिए या वर्ग कह लीजिए, ठीक है। तो वर्ग का मतलब कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। जब अपनी कक्षा में मैं पढ़ाती हूँ तो अक्सर मुझे बच्चे उच्चारण करके सुनाते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, अपने अनुसार वो सुविधा ढूंढ लेते हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया था, आपको अपनी सुविधा नहीं ढूंढनी है। व्याकरण पढ़ रहे हैं तो व्याकरण के नियमों के अनुसार चलना है। तो कवर्ग में 5 होते हैं, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। आपको ये 5 दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इनको ही हम लोग वर्ग कहते हैं। ठीक, स्पर्शी क्यों कहते हैं, ये भी एक प्रश्न बनता है। जिन अक्षरों को उच्चारण करते समय जीभ मुख के अलग अलग भागों को छूते हुए
ध्वनि होती है, ध्वनि होती, वायु का निर्वाह होता है, उन्हीं को हम लोग स्पर्शी कहते हैं। यानी अलग अलग भागों को छूना, स्पर्शी से अर्थ समझ में आ रहा होगा, मुंह के अलग अलग भागों को छूना। अब जब आप अभ्यास करेंगे, जो अभी मैं अभ्यास कराने वाली हूँ, वो अभ्यास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप मेरे साथ अभ्यास करिए या आप आईने के सामने बैठ के अभ्यास करिए, लेकिन आपको ये अभ्यास करना होगा, क्योंकि ये नहीं कि जब अगर आप प बोल रहे, फ बोल रहे, तो आपको कैसे बोलना है, ठीक है। तो आप देखिए, अगर क, ख, ग, घ, ङ बोलते हैं तो सबसे ज्यादा हमारे कंठ पर असर होता है और इसको बोलते कंठ्य अक्षर, ठीक। उसके बाद जब हम च, छ, ज, झ, य बोलते हैं तो तालु में हमारा तालव्य बन गया। ये प्रश्न कई बार आते हैं कि तालव्य कौन सा है, कंठ्य कौन सा है, और हर प्रश्न पत्र में 1 नंबर का ये प्रश्न आपको दिखाई देगा, ठीक। मूर्धन्य, मूर्धन्य का मतलब होता है मुंह का आधा भाग, तो इसको बोलते हैं मूर्धन्य, मूर्धन्य अक्षर। और त, थ, द, ध, न जब आप बोलेंगे तो दांतों पे आगे की जीभ का हिस्सा लगता है, तो उसे हम लोग दंत्य बोलते हैं, दंत्य अक्षर। और जब आप इसको बोलेंगे तो प, फ, ब, भ, म, तो यानी ओष्ठ्य अक्षर है ये आपके। ये 5 आपके इनमें से कोई एक प्रश्न में जरूर आता है और इनमें से कोई एक अक्षर पूछ सकता है। अब इसको वो कैसे पूछता है वो एक अलग चीजें हैं, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। कई बार पूछा है कि किस अक्षर को होंठ का ऊपरी हिस्सा काट देने पे उच्चारित नहीं किया जा सकता। आपका अपना प्रैक्टिकल नहीं है तो आप कैसे जानेंगे कि होंठ के ऊपर का हिस्सा हटा देने से कौन सा हमारा अक्षर नहीं बोला जा सकता। दांत में कौन सी चीजें छू रही है, दांत और होंठ एक साथ कब लड़ रहे हैं, जीभ कहाँ मुड़ रही है, जीभ तालू में कब छू रही, तो ये चीजें आपकी अपनी प्रैक्टिकल पे है, तो प्रैक्टिकल बेस है। और अब जब तक आपका अभ्यास नहीं है तब तक इसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। तो इस तरह के प्रश्न आपको दिखेंगे और आपको प्रस्तुत किए जाएंगे। अब आते हैं इनके हर वर्ग के 5 अक्षर। इनके 3 नाम हैं, मैं पहला नाम लिख रही हूं। पहला नाम है पंचमाक्षर। एक बहुत अच्छा प्रश्न इसमें छुपा हुआ है। दूसरा नाम है नासिक्य और तीसरा नाम है अनुनासिक्य। ये तीनों नाम पूछे गए हैं और बहुत अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। देखिए ये तो सबको समझ में आ गया। हर वर्ग का 5वां है, जैसे हम लोग कहते हैं तीसरा बेटा, तीसरा दूसरी बेटी, तो उसी तरह हर वर्ग का 5वां है, इसलिए पहला नाम हो गया पंचमाक्षर। नासिक जब प्रश्न पूछिए तो अक्सर बच्चे प्रश्न उत्तर देते हैं नाक से बोला जाता है, तो मेरे ख्याल से आप बोल के देख लीजिए नाक से आप कभी आवाज कर पाएंगे? मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि नाक से आवाज कर पाएंगे, तो इसका ये उत्तर नहीं है। आप पढ़ रहे हैं तो सीखिए क्या उत्तर है। विद्वानों ने जो उत्तर दिया है कि जिन अक्षरों के उच्चारण में मुख और नाक ठीक दोनों की ध्वनि लगती है तो वो अनुनासिक बन जाता है, लेकिन जब केवल नाक पर वायु का दबाव बने, नाक पर, मैं अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, तो उसे हम लोग नासिक कहते हैं। तो परिभाषा क्या बनी कि जिन अक्षरों को उच्चारण करते समय वायु का दबाव नाक पर अधिक होता है उसे नासिक कहते हैं। जैसे आप ये नाक बंद कर लीजिए और नाक बंद करने के बाद ये पांचों बोलिए, केवल आपको ध्वनि सुनाई देगी, अक्षर सुनाई नहीं देगा। ठीक है, कैसे? जैसे मान लीजिए इस तरह से आपको सुनाई देगा, लेकिन अगर आप नाक खोल दीजिए तो आपको ये सारे अंग य ण न म साफ सुनाई देने लगेंगे। अनुनासिक का एक बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न है, उसे मैं बताती हूँ आपको। अनुनासिक इसलिए कहलाता है क्योंकि ये पांचों अक्षर अनुस्वार में बदले जाते हैं, और ये नियम डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने दिया था लेखन की सुविधा के लिए। क्योंकि कई जगह हम शुद्ध गंगा नहीं लिख पाते तो हम अनुस्वार के जरिए उस गंगा को लिखते हैं, जबकि इसकी शुद्ध वर्तनी ये है।
अब हमें कैसे पता कि किसी शब्द में कौन सा पंचमा अक्षर आएगा? जैसे कई बार हमको सुनाई देता है ना, अब जैसे हम लोग जैसे मंजन बोलते हैं, तो हम लोग मंजन बोलते हैं तो हमको मंजन में ना सुनाई देता है, लेकिन ये रॉन्ग है। आपका ये उत्तर सही है, व्यंजन। अब ये कैसे बनेगा? तो इसका एक नियम मैं आपको बताती हूँ और इससे आप सारे शब्द शुद्ध कर लेंगे। वर्तनी का ये प्रश्न आपका बनेगा। देखिए चीजें मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं। जब भी गौर से देखिएगा, जिस भी अक्षर के ऊपर बिंदी आए, बिंदी का मतलब क्या हुआ? बिंदी का मतलब अनुस्वार आए, तो और उसके बाद स्पर्शी का कोई अक्षर आए, स्पर्शी बोला मैंने, अंतः सूक्ष्म नहीं बोला, स्पर्शी का कोई अक्षर आए, तुरंत इस बिंदी को इस स्पर्शी के पांचवे में बदल दो। अब अगर तुम्हें पांचवा याद है, च छ ज झ इया, तो तुम ये लिख लोगे। जैसे और बताते हैं, आपको दिखाते हैं। मान लीजिए ये लिखा है दिनांक, ठीक है। अब देखिएगा, हम यहाँ पे अक्सर ऐसे दिनांक लिखते हैं जल्दबाजी में, लेकिन इसकी शुद्ध वर्तनी लिखने को आती है तो कभी अंगा आगे कर देते, कभी पीछे, ये गड़बड़ी होती है। अब हमें क्या करना है? हमें देखना है कि बिंदी किसके ऊपर है। न के ऊपर है, सबको समझ में आ रहा है? न के ऊपर है, और न के बाद कौन है? क है। और जब क का पांचवा पढ़ो, क का पांचवा क्या होगा? क ख ग घ ङ। तुरंत हमने उठाया और इसके बाद ये लगाया और इसके नीचे ही क बना दिया। हमारी 1 नंबर की वर्तनी का प्रश्न तैयार। आप एक नहीं 1000 कर लेंगे। मैं कुछ आपको लिख के भी दिखाती हूँ जिससे आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। देखिए, जैसे अगर ये गंगा लिखा है तो हमको शुद्ध वर्तनी में इसका पांचवा अंगा, मान लीजिए कि जैसे हमने अंक लिखा, अब सबको मालूम है अ पे बिंदी है, इसके बाद क आया है, तो जाहिर सी बात है क का पांचवा कौन होगा? अंगा होगा। ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा सा बाहर चला जाता है। आप देखिए, जैसे हमने लिखा चंचल, तो हमारा च का पांचवा इया, चंचल। उसके बाद अगर आपने लिखा कि कंठ, क पे बिंदी है, ठ है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा ट ठ ड ढ अण। ऐसे ही ठंड बनेगा। ऐसे ही आप जितने बनाने चाहें सारे शुद्ध कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कहा संताप, तो संताप, त का पांचवा न आ गया। संपूर्ण, सो मेरे ख्याल से ये 1 नंबर आपको वर्तनी का समझ में आया होगा। इतने उदाहरण पर्याप्त हैं, बाकी आपको टेस्ट पेपर में बहुत सारे दिखाई देंगे और आप इसे अभ्यास करेंगे तो 1 नंबर आपको बिल्कुल सुनिश्चित है कि आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। और आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैडम हमें नहीं आया, नहीं समझ में आया, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल के साथ मैंने आपको बताया कि अपने उच्चारण को सही रखिएगा। आज आप अपने शीशे के सामने खड़े हो जाइएगा और उसके सामने उच्चारण करके देखिएगा। जो मैंने आपको प्रैक्टिकल नाक पे बताया, कंठ पे बताया, आप यहाँ पे रखिए, ऊपर जीभ को महसूस कीजिए, कहाँ मुड़ रही है, कहाँ छू रही है। आपको प्रश्न बहुत सारे इसमें मिलेंगे। तो एक बार इसकी काउंटिंग कर लेते हैं। देखिए, स्पर्शी 5 वर्गों में विभाजित है और 5 वर्गों में 25 अक्षर है। ठीक, और कई जगह कभी कभी 25 नहीं देगा तो 27 देगा। वो 27 कैसे होंगे? उसमें 2 द्विगुणी मिला देगा। ठीक है, आपका हमेशा उत्तर 25 जाना चाहिए, लेकिन अगर 25 नहीं है तो आप 27 का भी उत्तर रख सकते हैं।
तो मेरे ख्याल से आपको ये स्पर्शी समझ में आएगा। अब चलते हैं अंतस्थ की तरफ। चलिए अब आते हैं अंतस्थ की तरफ। अंतस्थ जैसा कि नाम ही बोल के देखिए, अंतः का मतलब अंदर और स्थ का मतलब स्थिर होना। जिन ध्वनियों को उच्चारण करते समय वायु मुख के अंदर ही रहती है या स्थिर रहती है या अंदर ही विद्यमान रहती है, उसे हम लोग अंतस्थ अक्षर कहते हैं। और ये 4 होते हैं, य र ल व, 4 होते हैं। इनका क्रम मत बिगाड़िएगा, हिंदी में अलग क्रम है और संस्कृत में अलग क्रम है, याद रखिएगा। क्योंकि अगर हम जब पढ़ते हैं तो संस्कृत वाला ये चलता है य व र ल, और हिंदी वाला ये चलता है। तो हम आपको हिंदी वाला बता रहे हैं, ठीक है। सो इसमें देखिए सब, इस पे तो अंतर समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं वन लाइनर प्रश्न पे। इन 2 अक्षरों को हम लोग कहते हैं अर्धस्वर। अर्धस्वर क्यों कहते हैं ये भी समझ लीजिए। अगर आप इन 2 अक्षरों के साथ कोई भी स्वर लगाएंगे तो ये स्वर सुनाई नहीं देंगे, ये केवल वो स्वर सुनाई देगा, ये अक्षर आपको सुनाई नहीं देंगे। जैसे अगर आपने बोला कछुआ, कछुआ, अब आप दोनों बोल के देख लीजिए, आपको सुनाई क्या दे रहा है? आ। क्या वाह सुनाई दिया? हम कछुआ नहीं बोलते, कछुआ। आप भी सुनाई, गई, गई। क्या यह सुनाई दिया आपको? नहीं। गए, गए, यह सुनाई दिया? नहीं। आप कोई बना लीजिए, कौआ, कौआ, ठीक। यानी जब भी इन दोनों के साथ आप कोई भी स्वर मिलाएंगे तो ये दोनों सुनाई नहीं देंगे। ये केवल आपको क्या होगा, केवल आपको वो स्वर सुनाई देगा जो इनके साथ लगा होगा। इनका वजूद खत्म हो जाता है, ये स्वर के साथ ही मिल जाते हैं, इसीलिए इनको नाम दिया गया है आपको अर्धस्वर। अब आते हैं र का नाम है लुंठित या प्रकंपित। 2 नाम दिख रहे हैं। और ल का आपका नाम है पार्श्विक। कई स्थानों को छूते हुए ये जाता है, इसलिए इसका नाम र का नाम है लुंठित या प्रकंपित। और अगर दोनों नाम आ जाए उसमें पूछे कि कौन आप लगाएंगे तो प्रकंपित लगाएंगे, लुंठित नहीं लगाएंगे। प्रकंपित मुख्य नाम है और ल का नाम पार्श्विक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें अंतस्थ की समझ में आई होंगी। इन 4 का आपको समीकरण समझ में आया होगा। अर्धस्वर क्यों कहते हैं इसका भी जवाब मिल गया होगा। केवल नाम ना रटिए बेटा, नाम रटेंगे। देखिए कुछ प्रैक्टिकल भी समझिए। अर्धस्वर की कई प्रक्रियाएं नहीं समझ में आती। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए कि आपने बहुत अच्छे से एक बढ़िया अच्छा मतलब खीर बनाई और उसमें सब कुछ चीनी, 1 कटोरी दूध सब मलाई सब कुछ डाला, मार मेवा ववा से बढ़िया बनाया। अब उसको बनाने के बाद 2 चम्मच उसमें नीम का रस डाल दीजिए। आप बताइए उस खीर में चीनी का स्वाद ज़्यादा देगा या नीम का? जाहिर सी बात है नीम का तासीर ज़्यादा है, तो हमें उस 1 कटोरी चीनी के बजाय नीम का स्वाद ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक उसी तरह से जब इन दोनों के साथ कोई स्वर मिलाओगे तो इन दोनों की तासीर नहीं समझ में आती है। किसकी तासीर समझ में आती है? जो स्वर मिले हुए हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि बात से आप मुझे अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट्स के ज़रिए मुझे आपके विचार पता चलते हैं, कहाँ दिक्कत हो रही है ये चीज़ें पता चलती है। अब आते हैं बेटा ऊष्म व्यंजन पे। ऊष्म व्यंजन नाम से ही आप देख रहे हैं, ऊष्म का मतलब गर्म, ऊर्जा, ऊष्मा, व्यंजन का मतलब अक्षर आपको मालूम है। तो वे अक्षर जिनको उच्चारण करते समय मुख से अधिक ऊर्जा निकलती है या ऊष्मा निकलती है, दोनों ही कभी कभी प्रश्न में दे देते हैं कि ऊर्जा और ऊष्मा निकलती है, तो उसको हम लोग ऊष्म व्यंजन। कौन कौन से क्रम से रखिएगा?
इनका क्रम ना बिगाड़िएगा, ठीक है। सबसे पहले आता है तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य, ठीक। ह के दो नाम बहुत चर्चित हैं, कई बार पेपर में आ चुका है आपका। एक आता है आपका काकल्य, कवर्ग, मैंने आपको बताया ना, कवर्ग के अंतर्गत इसका कंठ से उच्चारण होता है ह, कंठ से उच्चारण, इसलिए इसका नाम काकल्य। और एक इसका नाम है स्वरयंत्री, झंझन आती है ना, तो इसलिए इसका नाम स्वरयंत्री। दो नाम है और इन्हीं तीनों को बोलते हैं संघर्षी व्यंजन। केवल संघर्षी बोला, इस पर संघर्षी नहीं बोला मैंने, इस पर संघर्षी आपके च छ ज वाले हैं, ठीक है। तो संघर्षी आपके ये तीन है, ह नहीं है, जैसे कई बच्चे मुझसे पूछते हैं। तो ये आप पहले ही बात जान लो, ये चारों हमारे ऊष्म व्यंजन, ये तीन हमारे संघर्षी, ये तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श और उस ह के दो नाम। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और एक प्रश्न और बनता है कि वर्णमाला का अंतिम अक्षर कौन सा है, तो ह है। क्यों है, ये कई बार आया है, अभी विगत जितने पेपर हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया मुख्यतः तीन भेद होते हैं, स्पर्शी, अंतस और ऊष्म, और ऊष्म का अंतिम अक्षर ह है। तो इसलिए व्यंजन यानी कि वर्णमाला का अंतिम अक्षर कौन सा है, ह है, ठीक। सो ये हो गया। अब आते हैं आपके संयुक्ताक्षर पे। संयुक्ताक्षर की बात करते हैं। जैसा कि नाम से ही आप लोग जानते हैं, संयुक्त अक्षर, दो दो अक्षरों से मिलकर बने हुए जो अक्षर होते हैं वे संयुक्ताक्षर कहलाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमारे चार अक्षर आते हैं, छ, त्र, ज्ञ, श, छ, त्र, ज्ञ, श, ठीक। अब छ बना है हमारा क और श से, त्र बना है त और र से, जबकि ज्ञ सुनाई देता है, इसका हमें समीकरण, अगर हम पुरानी किताबें बहुत उठा के देखते हैं तो ज्ञ का समीकरण हमको ये सुनाई देता है, लेकिन इसका समीकरण आपको ये देना है, ठीक। और श और र, ठीक है। ये अब इस पे बहुत प्रश्न अच्छे बनते हैं, ये प्रश्न थोड़े उलझाव वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा इनको। सबसे पहला प्रश्न तो आपका यही, संयुक्ताक्षर कितने होते हैं वर्णमाला में, चार होते हैं, वो आपको दिख रहे हैं। अब एक शब्दकोश पे प्रश्न बनता है, लेकिन उसको किताबों में अधूरा प्रस्तुत किया जाता है कि छ का क्रम किसके बाद आता है, तो बच्चा टपाक से जवाब देता है क के बाद आता है। आप मुझे कभी ये नहीं बता पाते हैं, मेरी कक्षा में जितने भी बच्चे आते हैं मुझे बता ही नहीं पाते हैं कि वो क के बाद ही क्यों आता है, या कहीं नहीं दिख रहा है कि छ हमारा क के बाद आ रहा है, वो तो क के पहले आ रहा है, ठीक। इसका प्रश्न भी अधूरा है, उत्तर भी आपको अधूरा दिया जाता है, आप रटते हैं, सीखिए। देखिए, जब भी आप शब्दकोश उठाएंगे, जैसे इंग्लिश की डिक्शनरी होती है वैसे ही हिंदी की विश्वकोश या शब्दकोश होता है। तो शब्दकोश में अगर छ से आपको शब्द ढूंढने होंगे, मान लो आपको क्षत्रिय ढूंढना है या क्षीर ढूंढना है, तो आप कहाँ जाके ढूंढेंगे, तो इसको हम क, जहाँ पे हमारा क दिया होगा तो तुरंत ख ना देके छ दिया होगा, तो हमारा वहाँ पे शब्दकोश में चलेगा। वर्णमाला में तो क ख चलेगा, लेकिन अगर शब्दकोश में चलेगा तो क, छ, ख इस तरह से चलेगा, ठीक। अब कोई भी आपका अक्षर जो होगा वो अपने पहले वाले अक्षर के नीचे मिलेगा। कहाँ? शब्दकोश में। शब्दकोश में कोई भी संयुक्ताक्षर अपने पहले वाले वर्ण के नीचे मिलेगा, पहले वाले वर्ण के नीचे मिलेगा, ठीक। उसके बाद एक और आपका प्रश्न बनता है कि जब स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। ये एकदम नए तरह की परिभाषा इसकी, जो पिछले प्रश्न पत्र में आई थी। स्वर रहित व्यंजन
स्वर सहित व्यंजन से मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो संयुक्ताक्षर। अब ये है हमारा स्वर सहित, सहित का मतलब इसमें स्वर है, और ये है हमारा स्वर रहित। ये इसकी नई परिभाषा है संयुक्ताक्षर की। स्वर रहित स्वर सहित से जब मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्ताक्षर। तो मेरे ख्याल से ये परिभाषा जब पहली बार आई थी तो कुछ बच्चों ने, जो भी हो, चाहे जैसे उत्तर दिया हो, लेकिन बहुत लोगों का दिमाग युग्मक, द्वित, जाने कहाँ कहाँ घूम गया। लेकिन इसका आंसर संयुक्ताक्षर है, क्योंकि सबसे पहला स्थान संयुक्ताक्षर का आता है वर्णमाला के अनुसार। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि अब चलते हम लोग अंतिम पड़ाव की तरफ। इसकी बहुत सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी। अब द्विगुणी, और द्विगुणी के बाद सीधे हम लोग इसका आंकलन करेंगे कि हमारी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं। सो बात करते हैं द्विगुणी की तरफ। द्विगुणी एक ऐसा मतलब अक्षर, दो अक्षर हैं और इतने नाम है इसके कि शायद इसके यूँ कह सकते बड़े नाम वाला है ये। ठीक है, तो बड़े नाम वाला क्यों है मैं अभी आपको लिख के दिखाती हूँ। हम पढ़ रहे हैं द्विगुणी, ठीक, और अब कितने अक्षर होते हैं? दो, ठीक, दो अक्षर होते हैं, दो अक्षर होते हैं। और उसके बाद अब इसके नाम देखिए, उच्छिप्त, उच्छिष्ट, ठीक, द्विस्पृष्ट, सब इसी के नाम हैं। आप विकसित ध्वनि, नवीन ध्वनि, ताटक या ताड़न, देख लीजिए। क्या इतने नाम तो शायद हमारे भी नहीं होंगे। ठीक है, अब इतने नामों वाला है तो बड़े नाम वाला हुआ ना, तो इसलिए इनमें से कोई भी पूछ सकता है और आप भ्रम में पड़ सकते हैं। तो इतने नाम वाला कौन है? ड़। जब आप इसका उच्चारण करते हैं तो जीभ मुख में उड़ती है, कहीं टच नहीं होता। ड़, ठीक, ड ढ नहीं बोला, ड़ ढ में जीभ ऐसे छूटती है और ड़ में कहीं भी छूटी नहीं है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होंगी। ये मूर्धन्य ही होते हैं, लेकिन मूर्धन्य के साथ और भी इनमें चीज़ें जुड़ी होती हैं। तो आपको ये व्यंजन का पार्ट समझ में आया होगा। अब हम इसकी गणना कर लेते हैं कि पूरी वर्णमाला में क्या कैसे है चीज़ें। क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न इससे बनने वाला है और वो भी मैं दिखाती हूँ। हम लोग ने कल से लेके आज तक की कक्षा में पढ़े 13 स्वर, 25 स्पर्शी, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म, 4 संयुक्ताक्षर और 2 द्विगुणी। अगर हम इसकी गणना करते हैं तो आपको ये पूरे मिलेंगे 52। ठीक, अगर हम इसका प्रश्न पहला बनाते हैं तो हमको ये याद रखना है कि वर्णमाला में 52 अक्षर हैं। ठीक है, ये प्रश्न हुआ। लेकिन जब हम इससे अगर 3 घटा देंगे तो 49। वो 3 कौन से होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। 3 हम माइनस करते हैं। मानक संविधान की बात करते हैं। मानक संविधान में एक इसका ड़ हटा देते हैं और एक हमारा आपका श्र हट जाता है। ठीक है, तो वो तीनों भी लिख देते हैं। कई बार बच्चों को पता नहीं होता है, ये हट जाते हैं। ठीक है, तो 49 अक्षर मानक संविधान। ठीक
ठीक है। देखिए ये आपकी ऐसी मतलब यूँ समझ लीजिए कि अर्पित सर के साथ हम लोगों ने बहुत समय तक काम किया है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इस ऐप पर अगर आप जुड़ते हैं तो आपको जीएस की, मैथ की, रीजनिंग की, हिंदी की बहुत अच्छी क्लासें मिलेंगी। और ये वो क्लास नहीं कि हमने आपको प्रश्न कराएं, उत्तर कराएं और आपका काम हो गया, ठीक है। अगर यही करना है तो बेटा मार्केट में एक से एक किताबें हैं, एक से एक चीज़ें हैं, उन थॉट को आप पढ़िए, फिर अगले दिन भूल जाएंगे। लेकिन जब हम किसी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो हमको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और हम चाहे जैसे प्रश्न घुमा के आए हम उसका उत्तर दे लेते हैं, ठीक। तो कॉन्सेप्ट पे आप बहुत सारे चैनल देख रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़, आपको तुलना, देखिए जब तक इंसान तुलना नहीं करना सीखता, सही तुलना का मतलब ये नहीं उसने लाल पहना मैं भी लाल पहनूंगा, उसने बाइक लिए मैं भी, ये तुलना नहीं। एक सकारात्मक सोच के साथ कि अगर हमको इस चैनल पे अगर अच्छा मिल रहा है, इस चैनल से या इस टीचर से अच्छा, तो आपको उससे जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये आपके उन्नति का रास्ता है। आप पढ़ के ही उन्नति के रास्ते पे जा सकते हैं, बाकी कार्य तो बहुत मोदी जी ने छोड़ रखे, आप कोई अपना लो, ठीक है। यहाँ आते हैं बात पे 49। अब इसी में कुछ क्वेश्चन और छिपे हैं। मूल व्यंजन, एक प्रश्न ये आता है, तो 25 और 8 हो गए 33। मूल व्यंजन, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं बेटा हम लोग पंडित कामता प्रसाद गुरु कि उन्होंने कितने माने हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 46 है। अब आप समझ रहे होंगे 46 कैसे अक्षर हैं वर्णमाला में, पूरी बात लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णमाला में 46 अक्षर, 13 आपके स्वर हो गए और 33 आपके व्यंजन हो गए। टोटल आप जोड़ लीजिए 46 हो गए। और जब आपको मानक मतलब जैसे कभी कभी मान लो कि उसमें 49 भी ना हो, 52 भी ना हो और 46 भी ना हो और उसमें 48 दिया हो, तो इसमें आप अगर 46 में 2 द्विगुणी जोड़ देंगे तो आपके 48 बन जाएंगे, ठीक। याद रखिएगा आपका उत्तर हमेशा 52 सही होना चाहिए, नहीं तो 46। 48 और 49 तभी सही करिएगा जब वो ऑप्शन में ना हो, क्योंकि कई बिरले बुद्धि वाले बच्चे बैठे होंगे सब आ जाए तो। अब ऐसा नहीं होता है कि सब आ जाए तो, ये तो बड़ी चीज़ है कहने के लिए अव्यय, लेकिन ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये सब भी चीज़ें आपको सीखनी है। अब मान लीजिए पेपर में आ जाए कि वर्णमाला में कितने अक्षर हैं, 46, 48, 49 और 52, तो आप कहेंगे मैडम ने तो सब पढ़ाए थे। अरे सीधी बात है 52, हमें प्रयोग कितने करने हैं 52। और अगर पूछ ले कि मूल व्यंजन कितने हैं, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कितने हैं, या मूल अक्षर वर्णमाला में कितने हैं, वर्णमाला में मूल अक्षर, वर्णमाला में मूल अक्षर, तो भी आपको देना है 46, ठीक। तो ये कुल मिला के आपका ये एक यूँ समझ लीजिए समीकरणात्मक आपका ये था कि आपको कुल समझ में आया होगी, ये सारी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी और चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग आगे की प्रक्रिया पे कि इन्हीं 46 को हम लोग अघोष, सघोष और आप अल्पप्राण महाप्राण के आधार पे भी पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि आप ये समझिए अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आपको कोई भी चीज़ वर्णमाला में दिक्कत नहीं देगी, आगे भी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। सो बात करते हैं अब हम लोग, बहुत प्रश्न इससे बने हैं और अच्छे प्रश्न हैं और सारे प्रश्न आए हुए हैं, जितनी मैं आपको बातें बता रही हूँ वो सब प्रश्न हैं। कहते हैं ना कि कभी किसी के अल्फाज भी सवाल होते हैं और उसी सवाल में छिपे जवाब होते हैं। तो एक चीज़ है कि
आप अगर मुझसे पढ़ चुके हैं या आप मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये सभी बच्चों का स्वागत है, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आप जुड़कर सही तथ्य की और सही दिशा की ओर तैयारी कीजिए। ठीक है, अब आते हैं वायु या प्राण के आधार पर अक्षर। ठीक तो है। दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, वायु या प्राण के आधार पर अक्षर। तो अगर हम इसको देखें तो पहला आपने देखा होगा अल्प प्राण और दूसरा देखा होगा महाप्राण। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी, अल्प प्राण और महाप्राण। अब बात करते हैं हम लोग कि अल्प प्राण महाप्राण क्या है। अल्प का मतलब होता है थोड़ा और प्राण का मतलब वायु, और जैसा कि आप जानते हैं महा का मतलब होता है ज़्यादा और प्राण का मतलब है वायु, यानी ज़्यादा वायु। तो सीधे सीधे इसकी परिभाषा आते, बहुत ज़्यादा नहीं, सीधे सीधे जिन अक्षरों के उच्चारण में कम वायु, बस कम वायु लगे। ठीक, अब वो कौन कौन से होते हैं आपको पता है। एक तो हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर, य अलावा और सारे स्वर। ठीक है, मैंने सारे लिख दिए। सारे स्वर का मतलब पंडित कांता प्रसाद गुरु के अनुसार 13। और जिन अक्षरों के उच्चारण में अधिक वायु लगे, अब इसमें आएगा हर वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन आपको मालूम ही है कौन कौन से, श श श। ठीक है, और हमारा ह जो आता है वो हमारा इसमें आता है, इसी में आता है महाप्राण में, ह ज़्यादा वायु लगती है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, बहुत अच्छी ट्रिक है। जो आप 1, 3, 5 याद करते 135 याद कर लीजिए, अल्प प्राण 135, और जो आप 2, 4 याद करते हैं वो आप याद कर लीजिए 24। तो अल्प प्राण 135 का मतलब पहला, तीसरा और पांचवा, और महाप्राण का मतलब दूसरा और चौथा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अल्प प्राण का मतलब हमारा हुआ कम वायु वाले अक्षर। तो हर वर्ग का, अभी मैं कल आपको डायग्राम से बताऊंगी कल की कक्षा में, अभी तो आप आज इतने पढ़ लीजिए कि हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। अब इस तरह से याद करने में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो हमें क्या करना है, हम सीधा सीधा एक तरीका याद कर लेते हैं। अल्प प्राण का मतलब 135 और महाप्राण का मतलब 24। अब हमें जब भी उसमें पेपर में पूछेगा तो हमको मालूम है पहला, तीसरा, पांचवा और दूसरा ये चौथा। तो मेरे ख्याल से आज की कक्षा आपको बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत कारगर रही होगी। मुझे उम्मीद है कि आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। पेड क्लासेस चालू हो गई हैं आपकी, इसे आप देखते रहिए। अगर आपको 1 महीने पढ़ने, 2 महीने, ये सब आपके है। अगर आपने अभ्यास किसी भी विषय का छोड़ा तो वो विषय ही आपको डुबो देगी, ये याद रखिएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग बहुत दिनों से अभ्यासी ही टीचर हैं, आज भी हम लोग पढ़ते हैं। ये नहीं कि हम लोग टीचर हो गए हैं तो लोग पढ़ेंगे नहीं, पढ़ते हैं। तो हम लोग कल मिलेंगे कल की कक्षा में। आज बस इतना ही। आप सभी सेफ रहिए, घर पे रहिए और अध्ययन करते रहिए।